सकते थे, स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं आ सकते थे, टीचर्स कॉलेज में नहीं आ सकते थे, तो हमारा कॉलेज उनके घर गया। आज भी वो स्कीम चालू है। मन का कल्टीवेशन हम कब करते हैं, मन की जुताई हम कब करते हैं? देखो मैं ऐसा मानता हूँ, और भाई जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी में प्रूव हो गया है कि जो भी स्टूडेंट एकेडमिकली ब्रिलियंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे होशियार होते हैं, जिनको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं, वही अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। आज ऐसे भी परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो ठीक नहीं है, लेकिन इस परिवार के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो किसी भी स्थिति में पढ़ना चाहते हैं। और जब ऐसे परिवार के छात्र छात्राएं या ऐसे परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आपके पास आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप लोग कैसा हैंडल करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो पुरानी और नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या फर्क है, और नई शिक्षा नीति से छात्रों का क्या फायदा होने वाला है कि जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें नहीं हो रहा था? सर मेरा मानना ऐसा है कि अपने स्वातंत्र्य की पूर्व कालखंड में ब्रिटिश राज्य में जो शिक्षा पद्धति का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी कि मैकॉले की शिक्षण पद्धति, एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारे दोष थे, ड्रॉबैक थे। बराबर मैं ऐसा मानता हूँ कि बैक बेंचर्स आर ऑलवेज गो अहेड। जो पीछे बैठते हैं ना, जो साधारण स्टूडेंट्स होते हैं, वो लाइफ में हमेशा आगे जाते ही जाते हैं। अगर उसके पास 500 रुपया है, उसके पास 100 रुपया है, तो भी उसको एडमिशन मिलेगा। सर ये मानते हैं आपकी बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्कूल हमने देखा है, जो गरीब छात्र हैं जब वो फीस नहीं भर पाते तो कॉलेज स्कूल की तरफ से उन्हें डराया धमकाया जाता है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। देखो कि थी, आज भी हम इंजीनियरिंग के छात्र देखें तो इंजीनियरिंग के छात्रों को, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। आज हम शिक्षा जगत के सरल और मधुर स्वभाव वाले एक महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र जीवन से लेकर और प्रिंसिपल के पद तक का उनका सफर कैसा रहा। आज हमारे जो नए मेहमान हैं वो पालघर सोनोपंत दांडेकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर किरण सावे जी हैं। सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं आप उन्हें संक्षिप्त में अपना थोड़ा सा परिचय दें। नमस्कार संजय सर, मेरा नाम डॉक्टर किरण सावे, मैं सोनोपंत दांडेकर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। मैं यहाँ नज़दीक, पालघर के नज़दीक, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर तारापुर नाम का एक गांव है, वहाँ का रहवासी हूँ। वही तारापुर में राही सावे विद्यालय, जो एक मराठी मीडियम स्कूल है, इस मराठी मीडियम में स्कूल के में मेरी शिक्षा पूरी हुई। मराठी मीडियम स्कूल में शिक्षा पूरी हो जाने के बाद सोनोपंत दांडेकर कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। या ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी में सांताक्रूज में मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। वह पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद रूपारेल कॉलेज में मैं लॉ कर रहा था। मैंने LLB की 2 साल पूरे किए। तभी हमारे भूतपूर्व प्रिंसिपल, मेरे गुरु डॉक्टर लक्ष्मीकांत मंत्री और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण उपाध्याय, उन्होंने मुझे पालघर में बुलाया, कॉलेज में बुलाया, और वो बोले कि आप यहाँ आए, यहाँ काम करें, आगे जाके डिग्री कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में यहाँ एक प्रोफेसर का पोस्ट होने वाला है, फिलहाल आप जूनियर कॉलेज में काम करें। और मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तब से लेके, यानी कि 1993 से लेके अभी 30 साल हो गए। उसके बाद 2009 से मैंने यहाँ 8 साल के लिए ये कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे काम किया, और 2017 से लेके अभी 7 साल से लेके मैं यहाँ प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। सर मैं जानना ये चाहूँगा कि जो छात्र जीवन से लेके और प्रिंसिपल के पद तक का आपका जो सफ़र रहा, इस दौरान आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, या आपकी ऐसी कोई जीवन की घटना हो जिसके बारे में आप कहना चाहते हो? पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा जो भी जीवन है वो एक बोनस है, मेरे लिए बोनस है। क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मेरे साथ ऐसी एक घटना हुई थी जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरी एक वाड़ी थी, उस वाड़ी में बहुत सारे आम के पेड़ रहते थे। और एक बार मैं जब स्कूल में था, बस कुछ एक 8-10 साल का मैं उस टाइम पे था, और एक दूसरे हमारे बाड़ी में एक काम कर रहा था,
उसके साथ मैं वो आम के पेड़ पर चढ़ा और बहुत सारे आम एक पोती में डाले। और उस टाइम वो जो पेड़ की वो डाल थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी और वो डाल लेके वो टूट गई। डाल लेके वो आम की पोती लेके मैं डायरेक्ट नीचे गिर गया और 50 फुट ऊपर से मैं नीचे गिर गया। थैली के साथ थैली कोई भी होता तो बचता नहीं, लेकिन मेरा नसीब था, मेरा लक था ऐसा कि एक घानेरी करके एक थोड़ा सा ऐसा जुड़ूप रहता है, उसमें मैं गिर गया और मैं बच गया। तो उस टाइम से मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ईश्वर ने दिया होगा ये संकेत, ये मेरा पूरा लाइफ जो है ये बोनस है, नया जीवन मुझे मिल गया। तो जब मुझे ये समझ में आ गया, मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, कॉलेज में गया, तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसी टाइम मेरा लाइफ समाप्त होने वाला था, लेकिन आगे जाके मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो समाज के लिए उपयुक्त ठहरे। चलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, क्योंकि समाज को एक नई दिशा देने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है आज के युग में। और सर दूसरा सवाल ऐसा हमारा है कि देखा जाए अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल के ऊपर जो है जो कॉलेज के शिक्षक होते हैं, छात्र होती है, छात्राएं होती हैं, या कहा जाए तो पूरे कॉलेज की जवाबदारी जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर होती है और प्रिंसिपल के ऊपर होती है। तो आप इस जवाबदारी को किस नज़र से देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर अच्छा समन्वय हो, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, और डार्विन का एक बहुत फेमस ही सिद्धांत है जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, सर्वाइवल द फिटेस्ट, यानी कि जो भी जी बदलती परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपने में बदलाव लाता है वो सक्सेसफुल होता है। आगे जाने के लिए अलग अलग परिस्थिति रोज हमारे आजू बाजू में होती है, अलग अलग तरीके के अलग अलग स्वभाव के आदमी होते हैं तुम्हारे आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं। अभी देखो, अगर जब भी मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा तो मुझे ऐसा ध्यान आया कि खाली एक ही ऐसा ग्रुप नहीं है, एक बाजू में टीचर्स है, दूसरी बाजू में नॉन टीचिंग स्टाफ है, तीसरी बाजू में मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, बहुत सारे ऐसे घटक है। उनको सबको न्याय दिलाना है और इस सबको लेके कॉलेज को आगे बढ़ाना है। तो हम अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हैं और सबके ऊपर विश्वास डालते हैं, विश्वास के साथ उनको लेके हम काम करते हैं ना, तो दिस इज ए कलेक्टिव वर्क, और ये कलेक्टिव वर्क को आगे लेके हम जरूर कॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा विश्वास है। लेकिन सर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हमने देखा है कि जिस कॉलेज में जो शिक्षक होते हैं उनमें कई ग्रुप होते हैं और शिक्षकों में काफ़ी ग्रुपबाजी होती है। तो अगर ऐसे ग्रुपबाजी जिस कॉलेज में होता है, शिक्षकों में होती है, तो सभी को एक साथ में लेके चलना मुझे लगता है बहुत कठिन काम होता है। तो इसे किस नज़र से आप देखते हैं? पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है, मेरा तो कोई ऐसा गट नहीं है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं टीचर्स को बोलता हूँ कि अगर हम अपना अलग ग्रुप बनाए, गट बनाए, गुट बनाए, तो क्या होता है उसका असर डायरेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। देखो, हम स्टूडेंट्स के लिए है, मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर्स को, और मेरा ऐसा मानना है कि हम स्टूडेंट्स के लिए उत्तरदायी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दिस इज आई कैन से दिस इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। और नैतिक जिम्मेदारी ऐसी है कि हम अगर एक ग्रुपिज्म से थोड़े से हट के बाजू रहे तो हम स्टूडेंट्स को आगे जा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं है, कॉलेज की स्कीम है, यूनिवर्सिटी की है, अलग अलग तरीके के इनोवेटिव प्रोग्राम्स है, वो लेके स्टूडेंट्स को आगे जा लेके सकते हैं। सर अगर हम डांडेकर कॉलेज की बात करें पालघर, तो पालघर का जो डांडेकर कॉलेज है, इस कॉलेज ने मुझे लगता है कि लाखों छात्र ऐसे छात्रों को शिक्षा दिया है जो आज अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। और देश के जो 100 कॉलेजों की लिस्ट है उसमें अपने सोनोपन डांडेकर कॉलेज का नाम भी शामिल है। तो इस 100 पिछले 5 सालों से देखा जाए तो ये लिस्ट में नाम है। तो देखा जाए सर कि जो इस लिस्ट में नाम शामिल है, ये 100 लिस्ट में बने रहने के लिए कॉलेज को क्या क्या करना पड़ता है? देखो, हर एक आदमी की एक स्ट्रेंथ रहती है, एक ताकत रहती है, और अगर हमने ताकत को अंडर एस्टिमेट किया तो कोई भी संस्था, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल आगे नहीं जा सकता। देखो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी काम नहीं हो सकता,
लेकिन हम अगर उनके ऊपर विश्वास डालते हैं, विश्वास रखते हैं, देखो हमारे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स भी है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज इंप्लीमेंट किया है। हमारे लाइब्रेरी में अगर ग्रंथालय आपल्यादारी, यानी कि कोरोना के टाइम पे लोग कॉलेज में नहीं आ सकते थे, स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं आ सकते थे, टीचर्स कॉलेज में नहीं आ सकते थे, तो हमारा कॉलेज उनके घर गया। आज भी वो स्कीम चालू है कि हमारे कॉलेज का स्टाफ दूर दूर तक के गांव में लोगों के घर पुस्तकें लेके, बुक लेके जाते हैं और बोलते हैं कि आप ये रखो, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद हम लेने को आएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए, हाउस वाइफ के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो आ नहीं सकते, उनके लिए हमने स्कीम। तो ऐसे बहुत सारी इनोवेटिव आइडिया जो है ना, ये टीचर्स के दिमाग में रहते हैं, लेकिन अगर उनको हमने ये विश्वास नहीं दिया, उनके साथ हमने मिला के काम नहीं किया, तो आइडिया बाहर नहीं आ सकते। और यही राज है आगे जाने के लिए, सक्सेस मिलाने के लिए, यही राज है कि उनका जो आइडिया है वो उनका हम इम्प्लीमेंट करें, उनके ऊपर विश्वास डालें। सर, अगर हम छात्रों की बात करें तो आज के जो डिजिटल युग के छात्र हैं, देखा जाए तो छात्रों के सबसे ज़्यादा डिजिटल युग में बोलेगा तो मोबाइल सबसे बड़ा गुरु बन चुका है। आज मोबाइल से ही ज़्यादा लोग ज्ञान लेते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो पढ़ने के लिए जब आते हैं तो अपना ही ज्ञान बताते हैं। तो ऐसे में उनको शिक्षा देना, उनको सही दिशा में लेके जाना, तो शिक्षकों के लिए कितना कठिन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरे ख्याल से आज के युग की यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि क्या रहता है कि हम अगर स्टूडेंट्स की बात करें या आम आदमी की बात करें, तो क्या रहता है कि हम हमारे शरीर का स्वास्थ्य रखते हैं, हम हमारे मोटरसाइकिल की, हमारी कार की सर्विसिंग करते हैं। अगर हम खेती का अगर विचार करें तो खेती में जुताई करते हैं, जिसको हम कल्टीवेशन बोलते हैं, मराठी में मशागत बोलते हैं। तो जुताई करते हैं ताकि अच्छी फसल आ सके। लेकिन हमारे मन का क्या, मन का कल्टीवेशन हम कब करते हैं, मन की जुताई हम कब करते हैं? देखो मैं ऐसा मानता हूँ, और भाई जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी में प्रूव हो गया है कि जो भी स्टूडेंट एकेडमिकली ब्रिलियंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे होशियार होते हैं, जिनको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं, वही अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। जो भी स्टूडेंट्स 10 को एसएससी को या 12 को एचएससी को अच्छे मार्क्स उनको मिलते हैं, आगे जाके वही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ वही बच्चे अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं जिनका भावनांक, यानी कि इमोशनल क्वोशंट अच्छा, भावनिक दृष्टिया वो परिपक्व रहते हैं, मैच्योर्ड रहते हैं, इमोशनल वो साउंड रहते हैं, वही बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। पुणे में प्रोफेसर जोशी नाम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ऐसा एक सर्वे किया था कि पहले मेरिट लिस्ट थी, अभी मेरिट लिस्ट बंद हो गई है। तो ये मेरिट लिस्ट में एसएससी में, एचएससी में जो बच्चे पहले आते थे, वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उनका क्या हुआ, अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? तो ये सब सर्वे के बाद जो कंक्लूजन आया ना, निष्कर्ष आए, बहुत धक्कादायक थे। वो जो सब जो कंक्लूजन सब देखे, तो कंक्लूजन में ऐसा आया कि ये सब मेरिट लिस्ट के बच्चे वो बहुत ऑर्डिनरी, एक 2, 4, 10 बच्चे छोड़ के बहुत सारे बच्चे ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। तो फिर सक्सेसफुल कौन होता है? कि जो इमोशनली मैच्योर्ड होता है, जिसका भावनांक अच्छा रहता है। आजकल के ज़माने में इंटेलिजेंस को उतना महत्व नहीं देना चाहिए, यानी कि जो भी एकेडमिकली साउंड है, एकेडमिकली होशियार है, उसको उतना महत्व नहीं मिलेगा या आगे जाके नहीं मिलेगा। उन बच्चों को बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस मिलेगा, उन बच्चों को आगे जाके अच्छा सक्सेसफुल लाइफ मिलेगा जो बच्चे इमोशनली साउंड है, इमोशनली मैच्योर्ड है, और वो 100% अपने लाइफ में आगे जा सकते हैं। सर, आपको ऐसा लगता है कि जो डिजिटल युग है और मोबाइल बोले, कंप्यूटर बोले, नेट का जो ज़माना है, 5G का जो ज़माना है, आज के छात्रा हों या आम नागरिक की बात करें कि सबके जीवन पे एकदम प्रभावपूर्ण हावी हो गया है, तो आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो डिजिटल हमारे जीवन में आया है वो हमें फायदे के जगह पे हमें नुकसान पहुंचा रहा है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बात के 2 एस्पेक्ट होते हैं। उसके कुछ फायदे भी रहते हैं और कुछ तोटे भी रहते हैं, यानी कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहते हैं।
तो अभी ऐसा होता है कि कोरोना के टाइम के बाद बच्चे ये सब डिजिटल युग के पीछे पीछे इतने लग गए हैं कि उनको वहाँ से निकालना एक चैलेंज है। पेरेंट को भी एक चैलेंज है, टीचर्स को भी एक चैलेंज है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये डिजिटल युग का फायदा भी होगा आगे जाके, उसके माध्यम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक गोल्डन मीन यानी कि सुवर्ण मध्य हमने निकालना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और हमको उनका काउंसलिंग करके, बच्चों का काउंसलिंग करके, उनको कन्विंस करके, उनका समुपदेशन करके हमको उनको बताना चाहिए कि जरूर आप मोबाइल का यूज़ करें। आप मोबाइल का यूज़ करके आगे जाने के लिए, उसको तरक्की के लिए उसका आपको फायदा हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा रेखा रहनी चाहिए, उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए, और ये बॉर्डर क्या होनी चाहिए ये आपको तय करना है। अगर आप इसके ही पीछे रहेंगे तो धीरे धीरे आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, और किसी भी बात का एडिक्शन जो रहता है ना, हम बोलते हैं ना एक्सट्रीम, जो भी एक्सट्रीम रहता है ना वो कभी भी हानिकारक रहता है, ऐसा मेरा मानना है। सर देखा जाए तो शिक्षा जगत की अगर हम बात करें तो शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा अगर आज के समय चर्चा का विषय है वो नई शिक्षा नीति। तो पुरानी और नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या फ़र्क है और नई शिक्षा नीति से छात्रों का क्या फ़ायदा होने वाला है कि जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें नहीं हो रहा था? सर मेरा मानना ऐसा है कि अपने स्वातंत्र्य की पूर्व कालखंड में ब्रिटिश राज्य में जो शिक्षा पद्धति का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी कि मैकॉले की शिक्षण पद्धति, एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारे दोष थे, ड्रॉबैक थे। हमारे भारतीय परंपरा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो ये शिक्षा पद्धति में नहीं थी। और दूसरी बात ऐसी है कि ये सब शिक्षा पद्धति थियोरेटिकल थी। आज भी हम इंजीनियरिंग के छात्र देखें तो इंजीनियरिंग के छात्रों को, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज है। अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, मतलब किताबी ज्ञान ज़्यादा है। हाँ, किताबी नॉलेज ज़्यादा है, प्रैक्टिकल के रूप में उनको नहीं है। तो अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नई शिक्षा नीति में क्या है कि अभी उसमें 6 सेगमेंट रहेंगे, देयर आर 6 सेगमेंट्स। क्या रहेगा उसमें? एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा, एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा, एक वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा। जैसे अभी आपने कहा कि ज्यादा अंक लाने वाला छात्र सफल नहीं होता है, हाँ। कम अंक लाने वाला जो छात्र है, हाँ, वो सफल हो जाता है। मुझे लगता है कि जो कम अंक लाता है उसे किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी रहता है, लेकिन जो ज्यादा अंक लाने वाले छात्र हैं, हमने अक्सर देखा है उन्हें केवल किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं है। करेक्ट। तो कहीं तो उनके जीवन में वो भी प्रभाव डालता है। बराबर। मैं ऐसा मानता हूँ कि बैक बेंचर्स आर ऑलवेज गो अहेड। जो पीछे बैठते हैं ना, जो साधारण स्टूडेंट्स होते हैं, वो लाइफ में हमेशा आगे जाते ही जाते हैं। तो सर सही, नई शिक्षा नीति पे बात कर रहे थे, तो इस नई शिक्षा नीति से क्या बदलाव आने वाला है छात्रों के जीवन में? ये नई शिक्षा नीति में ऐसा है कि थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो खाली 40% रहेगा और 60% ये प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज रहेगा। उसमें स्किल बेस्ड कोर्सेस रहेगी, उसमें इंटर्नशिप रहेगी। एक्चुअली टर्म के आखिर में उसको इंडस्ट्री में जाके, समाज में जाके, अलग अलग आस्थापनों में जाके उसको काम करना पड़ेगा, तो उसको काम का अनुभव मिलेगा, और उस अनुभव के आधार पर वो आगे जाके अपना करियर बना सकता है। ये बहुत अच्छा फायदा है नई शिक्षा नीति का। मतलब आपका कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाएगा। यस। तो इससे छात्रों में को फायदा काफी ज्यादा होगा। बहुत फायदा होगा। और शायद पुरानी जो शिक्षा नीति है उसमें ये चीजें नहीं थी। इसमें बिल्कुल नहीं थी। आज भी हम अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट को अकाउंटेंसी आती है, लेकिन अभी आज के स्टूडेंट्स को हम देखें तो उसको जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते ये मालूम नहीं है। अगर बैंक में जाके अगर हम चेक डिपॉजिट करते हैं, डीडी बनाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बीकॉम के स्टूडेंट्स को मालूम नहीं रहती है। तो बीकॉम हो जाने के बाद धीरे धीरे वो जब सीखता है तब उसको मालूम होती है। अभी ऐसा नहीं होगा। जब बीकॉम का स्टूडेंट बीकॉम होकर अभी बाहर निकलेगा नई शिक्षा नीति में, तो उसको ये सब आएगा। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स कैसे रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद अपना अगर खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है हो तो उसके बारे में सब बैंक की स्कीम क्या होते हैं, उसका प्रपोजल कैसा बनाना है, ये सब वो सीख जाएगा इसी नई शिक्षा नीति के माध्यम से।
सर, नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में देखा जाए तो नई शिक्षा, इसलिए आपसे ज़्यादा मैं इस चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति बनी है वो कितने दिन लगे इसको बनाने में, और मुझे लगता है कि जो कमेटी थी, जो लोग नई शिक्षा नीति बनाने में आप जैसे महान लोग थे, उसमें आपका भी स्थान एक था, तो क्या कहेंगे इसे और कितने दिन लगे? देखो, ये जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और उनके साथ देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उसमें थे, एजुकेशनलिस्ट थे, और ये सब बहुत बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट ने ये नई शिक्षा नीति बनाई है। और उसमें जो पुरानी शिक्षा नीति में ड्रॉबैक्स थे, दोष थे, वो सब उन्होंने निकाल दिए हैं और आधुनिक यानी कि आगे का भविष्य का भारत बनाने के लिए सब प्रोविजन ये नई शिक्षा नीति में उन्होंने किए हैं। मैं इसमें और ज़्यादा जानना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में क्या चीज़ें ऐसी लाई गई हैं जो पुरानी नहीं थी, और अभी कुछ चीज़ें जो लाई गई हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक संक्षिप्त में थोड़ा सा। देखो, उन्होंने ऐसा एक रिकमेंडेशन किया है कि जो अपना प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारे मातृभाषा में होना चाहिए, कारण जो भी आदमी, जो भी बच्चा मातृभाषा में सीखता है उसका ग्रास्पिंग अच्छा होता है और वो हमेशा के लिए याद रखता है, उसकी प्रतिभा शक्ति है, उसकी इमेजिनेशन पावर है, तो ये आगे जाके वो बढ़ सकती है अगर वो मातृभाषा में सीखे तो। पुरानी शिक्षा नीति में ऐसा नहीं था, और पुरानी शिक्षा नीति में अभी जो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो है तो उसमें जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, तो उसका ग्रास्पिंग पावर इतना नहीं रहता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। उसके बाद उन्होंने ये नई शिक्षा नीति में दूसरा रिकमेंडेशन ऐसा किया है कि ये सब जो अलग अलग कोर्सेस रहेंगे, तो अगर वो स्कूल का भी बच्चा हो ना, अगर 7वीं या 8वीं का बच्चा है तो सर्वे कैसे करते हैं, सर्वे के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो समाज में जाके अलग अलग अपॉर्चुनिटी क्या है इसके बारे में सब ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये सब प्रोविजन नई शिक्षा नीति में है, यानी कि स्कूल एजुकेशन से लेके कॉलेज एजुकेशन समाप्त होने तक बहुत अच्छी अच्छी प्रोविजन नई शिक्षा नीति में की है। सर, नई शिक्षा नीति पे अगर हम बात करें तो देखा जाए जो कंप्यूटर का युग है, अगर उसमें कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसे अपडेट किया जाता है पुराने सॉफ्टवेयर को, तो उसी प्रकार जो शिक्षक हैं वो पुरानी शिक्षा नीति के तहत पढ़े हैं, उस नीति के तहत वो शिक्षक हुए हैं, लेकिन आज जो नई शिक्षा नीति आई है तो इस नई शिक्षा नीति के तहत ये जो अपने अध्यापक शिक्षक हैं तो कितने अपडेट हैं, और वो किस तरह नई शिक्षा नीति को पढ़ाने में उनको आसानी हो रही है या कठिनाई आ रही है? बराबर है, आपका क्वेश्चन बराबर है। मैं ऐसा नहीं मानता कि जो पुरानी शिक्षा नीति है वो एकदम टाकाऊ है, वो यूजलेस है, ऐसे नहीं है, उसमें भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, तो भी अच्छी है, लेकिन अभी जो जैसा भी टाइम आगे बढ़ता है और उसके हिसाब से हमें बदलाव लाना चाहिए, वो बदलाव अभी 30-40 साल में नहीं हुए हैं। अभी नई शिक्षा नीति में वो बदलाव सब, उसका बदलाव लाने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, वो सब प्रोविजन किया है, और आगे जाके ये सब बदलाव को एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये सब शिक्षकों के ओरिएंटेशन गवर्नमेंट ने चालू किया है, यूनिवर्सिटी ने चालू किया है। अभी जो भी स्कूल के टीचर्स हो गए, जो भी कॉलेज के प्रोफेसर्स हो गए, उनका ओरिएंटेशन होगा, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज हो गए, और उसके बारे में इसका सब इम्प्लीमेंटेशन कैसा करेंगे उसके सब वर्कशॉप लेने को अभी यूनिवर्सिटी ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चालू कर दिया है। सर, छात्रों पे अगर हम आते हैं तो आज ऐसे भी परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो ठीक नहीं है, लेकिन इस परिवार के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो किसी भी स्थिति में पढ़ना चाहते हैं, और जब ऐसे परिवार के छात्र छात्राएं या ऐसे परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आपके पास आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप लोग कैसा हैंडल करते हैं, और कॉलेज इसमें क्या योगदान देता है? मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, उनका पर्पस चैरिटेबल ही रहना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है कि हम अगर हमारी बात करें, मैं प्रिंसिपल हूँ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई दूसरा बिजनेस चला रहा है, तो जो भी है तो वो समाज की मदद से यहाँ तक पहुँचा है, वो अकेला नहीं पहुँचा है। उसका जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट समाज की वजह से आगे बढ़ा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने भी अभी गरीब या पुअर या नीडी स्टूडेंट्स के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा कॉलेज में हम सालों से, यानी हमारा वो मकसद ही है
कि कोई भी स्टूडेंट के पास अगर पैसे नहीं है फी भरने के लिए, तो उसको अगर एडमिशन नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास 500 रुपया है, उसके पास 100 रुपया है, तो भी उसको एडमिशन मिलेगा। और आगे जाके इंस्टॉलमेंट से पैसे भरे, और इंस्टॉलमेंट से भी वो पैसे नहीं भर पाता, तो हम हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट्स एडॉप्शन स्कीम है, विद्यार्थी दत्तक योजना। उसके लिए हमारे टीचर्स मदद करते हैं, उसके लिए हमारी मैनेजमेंट मदद करती है। बहुत फिलैंथ्रोपिक लोग हैं, दानशूर लोग हैं समाज में, वो उसके लिए हमको पैसे देते हैं। बोलते हैं ये स्टूडेंट को हम अडॉप्ट करते हैं, उनकी फी हम भरेंगे, ये स्टूडेंट की फी हम भरेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग आते हैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, और ये स्कीम चलाते हैं। तो हर साल हमारे कॉलेज में कम से कम 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फी कंसेशन मिलता है या फ्री एजुकेशन मिलता है। हमारे कॉलेज में 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और उसमें ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता है कि उसके पास पैसे नहीं है शिक्षा के लिए, फी भरने के लिए, तो भी उसको एडमिशन मिलता ही मिलता है। ये दांडेकर कॉलेज में एडमिशन के सिवा, एडमिशन के बगैर वो चला जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन सर, अगर हम दांडेकर कॉलेज की बात करें, जब भी रिजल्ट आते हैं उस समय अधिकतर, पालघर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कि अधिकतर जो छात्र छात्राएं, उनके माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा जो है वो दांडेकर कॉलेज में पढ़े। और यहाँ पे सीट की जो सीट है वो लिमिटेड है, लेकिन ऐसे दौर में बहुत सारे छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता है। वो काफ़ी सोर्स भी लगाते हैं कि हमारा बच्चे का जो एडमिशन है किसी तरह दांडेकर कॉलेज में हो जाए। तो आपको लगता है कि भविष्य में सेकंड दांडेकर कॉलेज बनाना पड़ेगा? इसलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हर साल इतने स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, तो लेकिन जिसकी दांडेकर कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा है लेकिन एडमिशन उसको नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि डिवीज़न बढ़ाते हैं। और अगर डिवीज़न को अगर तुरंत गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता है, तो हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से 10% या 15% या 20% एक्स्ट्रा सीट्स मिलती है। और एक्स्ट्रा सीट्स में हम उन स्टूडेंट्स को, पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स को, जिनकी भी इच्छा है कि दांडेकर कॉलेज में पढ़े, उनके लिए हम सीट ज़्यादा क्रिएट करते हैं यूनिवर्सिटी की मान्यता लेके। सर, एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था कि दांडेकर कॉलेज में जो दिव्यांग लोग हैं या नेत्रहीन लोग हैं, ऐसे लोग को भी दांडेकर कॉलेज शिक्षा देता है। तो इन लोगों को किस तरह शिक्षा दी जाती है, और इनको शिक्षा देने के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? मैंने अभी भी आपको बोला कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट जो है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। और जैसे भी हम ये जो पुअर और नीडी स्टूडेंट्स है, उनके लिए अगर उनके पास फी नहीं है तो प्रोविज़न करते हैं, उनको एडमिशन देते हैं। वैसे ही हर साल जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है या हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, ऐसे कम से कम 10 से 12 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। उनके लिए हमने लाइब्रेरी में यानी कि जो अंध स्टूडेंट्स है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स है, दृष्टिहीन स्टूडेंट्स है, उनके लिए लाइब्रेरी में हमने व्यवस्था की है। उनके लिए अलग सेल हमने एस्टेब्लिश किया है। हमारे कॉलेज का हमारे एक 10-12 साल पहले हमारे कॉलेज में रामदास एडे नाम का एक बहुत अच्छा होशियार बच्चा आया था। वो 100% ब्लाइंड था। अभी उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सेटनेट किया, और हमारे कॉलेज में अभी वो रेगुलर प्रोफेसर ज्वाइन हुआ है। तो ये सेल की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रामदास सर ले रहे हैं। अभी हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे को आगे जाने के लिए सभी सुविधाएं रामदास सर के माध्यम से हमारा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। सर, ये मानते हैं आपकी बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्कूल हमने देखा है, जो गरीब छात्र है जब वो फीस नहीं भर पाते तो कॉलेज स्कूल की तरफ से उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अगर आप फीस नहीं भरोगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। फीस के लिए उन्हें बार बार परेशान किया जाता है। तो दांडेकर कॉलेज इस श्रेणी में नहीं शामिल है? नहीं, ये बहुत गलत बात है। देखो कि उसको साल के आखिरी दिन तक उसको ऐसा कंसेशन देना चाहिए। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ऑल इंडिया लेवल पे एक ऐसा सर्वे होता है, इंडिया टुडे के माध्यम से होता है, आउटलुक माध्यम से सर्वे होता है, ओपन मैगजीन है, ये मैगजीन के माध्यम से भी सर्वे होता है। ऐसे बहुत सारे सर्वे होते हैं कि पूरे इंडिया में ऐसी कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस है, जो कम से कम फी में स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। ये लिस्ट में दांडेकर कॉलेज का 4th रैंक है पूरे इंडिया में। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारा एक नंबर आया है
कि किसी के पास फी नहीं है या किसी के पास उसकी परिस्थिति नहीं है तो भी उसको एडमिशन मिलना चाहिए। आगे जाके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे जो इंडस्ट्री है ना उनको हम अप्रोच करते हैं कि आप अपने CSR के माध्यम से हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ स्कॉलरशिप दे दे और उनको एजुकेशन के लिए आगे जाके इसकी मदद हो। अभी देखो बोईसर में JSW कंपनी है, टाटा की कंपनी है, अभी ये बहुत जो अच्छी कंपनी है जो CSR का अच्छा उपयोग करती है। वो भी लास्ट ईयर का हम अगर सोचते हैं तो JSW ने हमारे 200 स्टूडेंट्स को 25 लाख की स्कॉलरशिप दी है और ये हम ऐसा उनको बोलते हैं कि ये सब स्कॉलरशिप डायरेक्ट उस स्टूडेंट्स के अकाउंट में जाए, कॉलेज के अकाउंट में ना आए, और वो डायरेक्ट स्टूडेंट को ही बेनिफिट देते हैं। टाटा कंपनी हमारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं और उनको अप्लाई करते हैं और ऐसे जाके आगे जाने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ये CSR का फंड्स का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके लिए हमारे प्रोफेसर जो है, हमारे डॉक्टर तालाजी पोल सर वाइस प्रिंसिपल, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर महेश देशमुख सर और हमारे संतोष गायकवाड़ सर करके एक दूसरे एक सर है, बहुत प्रयास करते हैं और ये सब बेनिफिट हम स्टूडेंट्स को देने के लिए प्रयास करते हैं। सर एक आखिरी सवाल है कि छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए दांडेकर कॉलेज क्या कोई नया कदम उठाने जा रहा है, और जो आज की युवा छात्र छात्राएं हैं या युवा हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं एक प्रिंसिपल होने के नाते? मैं ऐसा मानता हूँ कि छात्र अपने जो पास्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक बात हमेशा ध्यान रखे, once we get the admission in 11th class or FY class, we should forget the marks which we have obtained in SSC और HSC examination, क्योंकि अभी आगे जाने के लिए ये पिछले वाले मार्क्स हमको काम में नहीं आने वाले हैं। आगे जाके SSC में मार्क्स कितने मिले थे, आगे जाके 12वीं को मार्क्स कितने मिले थे, ये हमको सक्सेस नहीं मिला के देंगे। आगे जाके एफर्ट्स, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये हम ध्यान में रखते हैं ना तो ही हम आगे जा सकते हैं। बस मेरा यही संदेश हमारे विद्यार्थियों के लिए है। आपने देखा ये दांडेकर कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर किरण सावे जी। इनका कहना है कि हमारे कॉलेज का एक ही उद्देश्य हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सभी छात्रों को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा के रास्ते में जो है पैसा रुकावट नहीं बनना चाहिए। अगर कोई गरीब छात्र है तो उसे कॉलेज जो है वो मदद करता है ताकि वह छात्र जो है अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।